नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हमारी परीक्षा पर। उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, सभी तरह से आप निपुणता के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आपको क्लास मिल भी रही है, उसमें भी कोई समस्या है नहीं। आपको अभी आज की जो क्लास रहने वाली है, पॉलिटी की हमारी क्लास रहने वाली है। जैसा कि आपको पता होगा, पॉलिटी की क्लास में अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, हमारा आज का जो विषय रहने वाला है वो सुप्रीम कोर्ट रहने वाला है। यानी कि आज थोड़ा सा आप न्यायिक व्यवस्था को पढ़ेंगे, न्यायालय के बारे में जानेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, और यह कब इसकी स्थापना हुई, किस तरह से इसके अंदर न्यायाधीश बने, कब कितने न्यायाधीश हुआ करते थे, वर्तमान के समय में कितने न्यायाधीश हैं, कितनी तनख्वाह होती है, क्या उम्र होती है उन न्यायाधीशों की, या कोलिजियम व्यवस्था क्या होती है, कौन व्यक्ति इनको हटा सकता है, किस तरह से न्यायाधीश बनते हैं, संपूर्ण जानकारी हम न्यायाधीशों के बारे में और न्यायालय के बारे में इस वीडियो के माध्यम से लेने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ये वीडियो एक क्लास में यानी सुप्रीम कोर्ट को हम नहीं पढ़ सकते, दो भागों में शायद ये सुप्रीम कोर्ट की वीडियो आएगी, तब आप दोनों वीडियो को देखेंगे, अच्छी तरह से जानेंगे और यहाँ से प्रश्न बनने की भी संभावना काफी रहती है। तो आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ने का यहाँ पर काम करेंगे। प्यारे दोस्तों देखिए, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका जो है हमारे, अगर आप भारत के संविधान के पार्ट 5 को यानी 5th पार्ट को या भाग 5 को पढ़ने का काम करते हैं, या अनुच्छेदों में मैं बात करूं तो अनुच्छेद जैसे ही आप आर्टिकल 124 को पढ़ना शुरू करते हैं तो आप समझिएगा कि 124 पढ़ने के साथ ही आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। यानी अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक अगर आप पढ़ेंगे तो 147 तक आपको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में जिक्र मिलेगा। और ये 147 जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको जानकारी देगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें भी आपको बताएगा। तो निश्चित रूप से आज आप सारी की सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न काफ़ी बन के आपके सामने आता ही रहता है। समस्या आपको कोई होगी नहीं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें पहले से जानते होंगे और बहुत अच्छे तरह से आप ये पहले से चीज़ों को जानते होंगे। लेकिन कोई समस्या इसलिए नहीं होनी चाहिए कि हमारे भारत के देश के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है तो फिर आपको यहाँ पर इसलिए समस्या नहीं होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप इसके बारे में पहले से बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चाहे आर्टिकल के बारे में बात करें, चाहे इसकी पावर्स की बात करें, एक मिनट बस, चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, यानी कि निश्चित रूप से सारी की सारी चीज़ों के बारे में आप पहले से जानते होंगे, लेकिन मैं आपको आज थोड़ा सा बताने वाला हूं कि आखिरकार ये सुप्रीम कोर्ट जो था ये किस तरह से अस्तित्व में आया और किस तरह से इसने काम करना शुरू किया। सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे प्यारे दोस्तों एक होती है कि भारत के अंदर जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको सभी को अच्छी तरह से याद होगा, इसके बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। यानी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके अनुसार 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है वो एक रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार की गई है, जो कौन सा था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और 1774 में पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट खोला गया तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के अंदर खोला गया, और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एलिजाड या एलिजा एम्पे, जो कि इस सुप्रीम कोर्ट के जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना, उसके पहले न्यायाधीश बनने का काम करे, वह थे एलिजा एम्पे या एलिजाड एम्पे नाम के व्यक्ति। इनके अलावा और भी 4 इनके न्यायाधीश हुए थे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो एलिजा एम्पे पहले न्यायाधीश बने, किसके, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहला सुप्रीम कोर्ट बना, वह बना 1774 में। कहां पर बना, इलाहाबाद के अंदर बना। यानी कि 1774 की हम बात कर रहे हैं जब हम पर अंग्रेज शासन करने का काम करते थे। लेकिन जैसे ही आप 1935 में आते हैं, 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा भारत में 1937 में दिल्ली में एक न्यायालय की स्थापना होती है, और वो न्यायालय जो था वो एक संघीय न्यायालय था। यानी कि जो दिल्ली के अंदर न्यायालय बना वो 1937 में बना, और 1937 का जो न्यायालय बना वो 1935 के शासन अधिनियम के आधार पर बना। और 1937 में बनने वाला न्यायालय ये 1900 यानी 1774 वाला तो यहां पर रहा नहीं, लेकिन जब हमने देखा कि जब 1935 के आधार पर 1937 में न्यायालय बना,
तो 1937 के न्यायालय के अंतर्गत जब पहली बार ये न्यायालय बना गया तो ये संघीय न्यायालय बना, क्योंकि हम पर उस समय भी कौन शासन करते थे? अंग्रेज शासन करते थे। जब ये सुप्रीम ना होकर संघीय न्यायालय था। सुप्रीम कौन था? तो सुप्रीम हम कह सकते हैं कि उस समय के भी जो हमारे डिसीजन हुआ करते थे वो ब्रिटेन के आधार पर लिए जाते थे। तब ये संघीय न्यायालय के रूप में हमारे भारत के अंदर अस्तित्व में आया था। 1862 में बॉम्बे में, कलकत्ता में, मद्रास में भी यहाँ पर कुछ हम कह सकते हैं हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि 1935 में जो संघीय न्यायालय बना उसके पहले न्यायाधीश कौन थे, तब आप कहेंगे कि मॉरिस ग्वेर नाम के व्यक्ति थे, जो कि 1937 में बनने वाले न्यायालय के न्यायाधीश थे। एलिजा एम्पे कौन से कहते? तो आप कहेंगे एलिजा एम्पे जो थे ये 1774 के जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो 1774 में बना था उसके यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश रहे एलिजा एम्पे। और 1935 में जो बना, 1935 के शासन के अनुसार 1937 में जो बना उसके मॉरिस ग्वेर यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश रहे थे। ये दोनों के दोनों प्रश्न आपसे हमेशा पूछे जाते रहे हैं और आप इन्हें हमेशा गलत करते रहते हैं, लेकिन अब आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि आप जानेंगे कि हमारा जो आज का सुप्रीम कोर्ट है वो 1935 के शासन अधिनियम के आधार पर है। इसका कोई मतलब नहीं है 1935 के शासन अधिनियम के आधार पर हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है आज के समय का वो 1935 के जो संघीय न्यायालय हुआ करता था, इस संघीय न्यायालय को ही बाद में सुप्रीम कोर्ट बनाए जाने का काम किया गया। पहले कुछ ऐसे फैक्टों के बारे में हम जानेंगे जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित होंगे, जो आपके सर्वोच्च न्यायालय पर सीधे पूछे जाते हैं, उनके बारे में जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहला इसका फैक्ट है कि भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। आप इसको भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था कहें या फिर आप इसे एकल प्रणाली कह सकते हैं। निश्चित रूप से आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत में एकीकृत न्याय की व्यवस्था है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्यारे दोस्तों ये है कि भारत के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उस सुप्रीम कोर्ट के नीचे एक हाई कोर्ट होगा, इस हाई कोर्ट के नीचे कुछ अधीनस्थ न्यायालय होंगे, हाई कोर्ट के नीचे कुछ अधीनस्थ न्यायालय होंगे। लेकिन सुप्रीम कौन होगा? सुप्रीम इनके अंदर यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय होगा, ऐसी चीज होगा, यहाँ पर सुप्रीम यह रहने का काम करेगा। इसी को हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर एक कैसी व्यवस्था है? भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है, यानी एक न्यायालय के नीचे बाकी के सभी न्यायालय आने का काम करेंगे। इसी तरह से ये क्रम आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तब भारत में कैसी न्यायिक व्यवस्था है? एकीकृत या एकल न्यायिक व्यवस्था है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता रहा है। जिसमें शीर्ष पर कौन है, यानी एकीकृत न्याय व्यवस्था में शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। इससे बड़ा कोई भी न्यायिक पद यानी न्यायिक व्यवस्था हमारे देश के अंदर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सबसे अपर है। अगर आप बात करें उसके अधीन उच्च न्यायालय, यानी कि ये क्या हो गया? ये सुप्रीम कोर्ट हो गया। ये क्या हो गया? ये हाई कोर्ट हो गया। यानी उसके नीचे हाई कोर्ट तथा उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय आने का काम करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो 1935 के, यानी कि न्यायपालिका एक एकल प्रणाली भारत में, न्यायपालिका की एकल प्रणाली भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। यानी सारी न्यायिक व्यवस्था जो है 1935 के शासन अधिनियम के आधार पर ही हमारे देश की चलने का काम करती है, जो मैंने अभी आपको बताया। सर्वोच्च कौन होगा भारत में न्यायिक व्यवस्था में? सुप्रीम कोर्ट होगा, उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर अधीनस्थ न्यायालय, उसके बाद इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। भारत में कैसी न्यायिक व्यवस्था है? एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। अच्छी तरह से तीनों के तीनों पॉइंट आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। भारत में जो आज हम यहां सुप्रीम कोर्ट देखने के लिए हम मिलता है, जो आज हम स्ट्रक्चर देखते हैं, दरअसल भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, जो पहले संघीय न्यायालय था 1937 तक, जब ये सुप्रीम कोर्ट बना तो वह समय था 28 जनवरी 1950। यानी 28 जनवरी 1950 वह दिन था जब भारत में सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। पहले क्या था? तो पहले संघीय न्यायालय था, यानी कि हम कह सकते हैं 1937 की बात करें तो उस समय से संघीय न्यायालय था। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक इस सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है। यानी कि आपसे अगर सीधा प्रश्न पूछा जाए कि भारत के संविधान में कौन से भाग में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है, तो आप कहेंगे भाग 5 के अंदर अनुच्छेद 124 से 147 तक अगर आप पढ़ेंगे तो आप सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानेंगे आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय के क्या क्या प्रावधान है। वैसे हम पढ़ेंगे 124 क्या है, 125 क्या है, 129 क्या है, 143 क्या है, इन सब पर हम आगे पढ़ते हुए चलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा 124 से 147 तक अगर आप पढ़ेंगे तो 124 से 147 तक ये आर्टिकल सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताते हैं।
किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताते हैं और एक एक अनुच्छेद को हम पढ़ने का काम कर रहे होंगे तो आपको समस्या भी नहीं होने वाली होगी। आइएगा प्यारे दोस्तों देखिए, भारत में अगर सुप्रीम कोर्ट है सर, तो इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने न्यायाधीश होंगे? कितने न्यायाधीश होंगे? दरअसल ये व्यवस्था हमने जब शुरू की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो हमने सिर्फ 7 न्यायाधीशों को रखा। बाद में इनकी संख्या 11 की गई, उसके बाद इनकी संख्या को बढ़ाते बढ़ाते 30 + 1 की गई, 31 की गई। उसके बाद वर्तमान में इनकी संख्या 2019 के अंदर फिर से बढ़ाई गई है। लेकिन ये संख्या क्यों बढ़ाई गई और इस संख्या को बढ़ाने का काम कौन करता है, ये शक्ति किसके पास है? यहां से ऐसा प्रश्न बनकर आता है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे मेरी बात को, अगर मैं प्यारे दोस्तों आपसे बात करूं तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 है। 34 का मतलब क्या होगा सर? 33 + 1 यानी 33 + 1 + 1 का मतलब क्या होगा? ये जो 1 होगा ये होगा एक मुख्य न्यायाधीश। क्या होगा? एक मुख्य न्यायाधीश। और इसके अलावा और क्या होंगे? इसके अलावा और होंगे जो 33 होंगे ये अन्य न्यायाधीश होंगे। क्या होंगे? अन्य न्यायाधीश होंगे। तो ध्यान रखना होगा वर्तमान के अंदर अगर आप देखें कितने न्यायाधीश हैं? 34 न्यायाधीश हैं। और ये 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम के द्वारा बढ़ाए जाने का काम किया गया है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि जब हमारा सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारा 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट बना, तो 28 जनवरी 1950 के बाद ये हमने 1956 तक इन न्यायाधीशों की संख्या को नहीं बढ़ाया। लेकिन बढ़ाना जब शुरू किया तो ध्यान रखेंगे प्रारंभ में न्यायाधीशों की संख्या 7 रहने वाली थी। अच्छा प्रश्न है कि जब सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया उस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश हुआ करते थे? तो आप कहेंगे सर 6 + 1 यानी कि कुल कितने? 6 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, कुल 7 न्यायाधीशों की संख्या हुआ करती थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब हमने पहली बार 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, संघीय न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट बनाया। उसके बाद क्या हुआ कि ये संख्या जो बढ़ाने का अधिकार है, जो 7 से 11 किया जा रहा है या 31 से 34 किया जा रहा है, ये अधिकार संसद के पास होता है। ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर यानी सर्वोच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करना, उनको बढ़ाना, यानी कार्य अधिक होने के साथ साथ न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया जाता है। जब कार्य अधिक होगा तो न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाएगा, लेकिन बढ़ाएगा कौन? बढ़ाएगा संसद। पार्लियामेंट के पास ऐसा अधिकार होता है। वैसे तो कॉलेजियम सिस्टम आदि होता है, उसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन ध्यान रखेंगे संसद के पास ऐसा अधिकार होता है। मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार न्यायाधीश की नियुक्ति किस तरह से होती है, योग्यता क्या होती है और किस में से जो मुख्य न्यायाधीश होता है अन्य न्यायाधीशों में से वो किस तरह से चुना जाता है। यानी कि संसद के पास, संसद में कह रहा है कि यहां पर प्रारंभ में न्यायाधीशों की संख्या 7 थी। संसद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 के द्वारा इनको 11 किया गया। यानी एक बात समझ में आई सर, एक बात जो सामान्य स्थिति वो समझ में आई कि आरंभ में इनकी संख्या पर अगर हम देखें तो आरंभ में इनकी संख्या 7 थी जब पहली बार हमारा न्यायालय बना। फिर उसके बाद 1956 का शासन अधिनियम के द्वारा यहां पर इसकी संख्या करी गई 11, यानी कि 1956 में 7 से कितने 11 कर दी गई। 1960 में इनकी संख्या को फिर से बढ़ाया गया और 1960 में 11 से इनकी संख्या को 14 कर दिया गया। 1978 में एक बार फिर से इनकी संख्या को बढ़ाकर 18 कर दिया गया और 1986 में फिर से बढ़ाकर इनकी संख्या को 26 कर दिया गया। लेकिन 2008 आते आते हमने इसकी संख्या को 31 कर दिया और 2019 तक इसकी संख्या, न्यायाधीश की संख्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर 31 हुआ करती थी। और जिसके अंदर 31 का मतलब क्या होता है? 31 का मतलब होता है कि आप कह सकते हैं 30 + 1, 30 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। ये 2008 तक हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या हुआ करती थी। लेकिन 2019 के बाद हमने इसको 34 किया, 33 + 1 होंगे। और आप ध्यान रखेंगे कि जब भी ये 26 लिखेगा तो निश्चित रूप से इसका मतलब होगा 25 + 1, यानी एक मुख्य न्यायाधीश होगा, बाकी अन्य न्यायाधीशों की संख्या यहां पर रहने वाली होगी। प्यारे दोस्तों ध्यान रखेंगे आगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए संविधान में न्यूनतम आयु का कोई उल्लेख नहीं है। यानी कोई भी व्यक्ति कितने उम्र का न्यायाधीश बन सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इस बात का उल्लेख कहीं भी संविधान में नहीं किया गया है। लेकिन अधिकतम उम्र कितनी होगी इस बात का उल्लेख आपको संविधान में जरूर मिल जाएगा।
तो अधिकतम उम्र कितनी होगी? अधिकतम उम्र की संख्या 65 रहने वाली है। यानी अगर कोई व्यक्ति 65 साल की उम्र का हो जाता है, मैं भी बात करूंगा 65 साल, अभी सिर्फ वर्षों में बात कर रहा हूं, उसके कार्य काल के दौरान नहीं बात कर रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति 65 वर्ष का हो जाता है, वैसे मैं बात करूंगा कि इसका जो कार्यकाल टाइम टेल्यूनर होता है, या तो वह पहले हो जाए या 65 साल की उम्र पहले पूरी कर ले, उन दोनों में से अगर जौन सा भी पूरा कर लेगा इसको हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर इसकी न्यूनतम उम्र की, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनके न्यूनतम उम्र की कोई प्रावधान नहीं है कि कितने उम्र का, सिर्फ अनुभव जो क्राइटेरिया रखा गया है, जो अनुभव चाहिए इनके पास, अभी हम बात करने वाले हैं कौन सा अनुभव चाहिए, वो अनुभव अगर इसने पूरा कर लिया हो तो इस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश बनाया जा सकता है। और इसकी न्यूनतम उम्र कुछ भी रही हो, चाहे 35 साल का रहा हो, चाहे 40 साल का, चाहे 50 साल का, चाहे 60 साल का, लेकिन जब तक ये 65 साल का होगा हम इसे रिटायर कर देंगे, इसको हटा देंगे। यह प्रावधान हमारे संविधान के अंदर किया गया है। अगर प्यारे दोस्तों आगे बात करें, अगर ये व्यक्ति अपने यहां पर अपनी स्व इच्छा से इस्तीफा देना चाहे, यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश, वो किसको इस्तीफा देंगे? तो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देने का काम करते हैं। आज ये फैक्टों पर बात करूंगा, उसके बाद फिर बहुत सारी सिस्टमों को लेकर आऊंगा, क्योंकि कई बार जब मैं आपको बेसिक चीजों से जोड़कर शुरू में कॉन्सेप्ट पर चलाता हूं तो ये एक नंबर के प्रश्न कई बार छूट जाते हैं, फिर मुझे प्रश्न जब करवाने की कोशिश करूंगा उनमें कवर करवाने पड़ते हैं। आज पहले फैक्ट पर बात करेंगे, उसके बाद बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट पर हम आज बात करेंगे। संसद के दोनों सदनों, यानी कि आप ध्यान रखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे उनको हटाया कैसे जाएगा। एक अच्छा सा प्रश्न बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाएगा। तो देखो, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत पर, कैसे पर, विशेष बहुमत पर न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। लेकिन एक अच्छा सा प्रश्न बनता है कि यहां पर सिर्फ शब्द प्रयोग किया जाता है, हटाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर महाभियोग जैसा शब्द कहीं भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। कुछ लोग इसको दोनों सदनों का प्रयोग किया जा रहा है, संसद के दोनों सदनों का प्रयोग किया जा रहा है, तो कुछ लोग इसको महाभियोग जोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, महाभियोग जैसे शब्द का कोई भी यहां पर उल्लेख नहीं किया जाएगा। अब सर हटाया क्यों जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया क्यों जा रहा है दोनों सदनों के द्वारा? तो देखो, इसका आधार क्या हो सकता है? इसका तो आधार होगा या तो दुर्व्यवहार होगा या सिद्ध कदाचार, यानी या तो आप उसे कदाचार सिद्ध कर दें या दुर्व्यवहार के आरोप पर, दुर्व्यवहार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तब हम कह सकते हैं कि यहां पर भी महाभियोग जैसी कोई प्रक्रिया नहीं है। सिर्फ इसको हटाया किस तरह जाएगा, संविधान का उल्लंघन नहीं, यहां पर सिद्ध कदाचार हो, या तो अभी हम बात करेंगे कदाचार सिद्ध क्या होगा, या दुर्व्यवहार के आधार पर इस व्यक्ति को हटाए जाने का काम किया जा सकता है। सेवानिवृत्त मतलब अधिकतम उम्र कितने साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को रिटायर्ड कर दिया जाएगा? तो 65 वर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को रिटायर्ड कर दिया जाएगा। वेतन संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कितना वेतन मिलेगा, इस बात का निर्धारण कौन करेगा? इस बात का निर्धारण संसद करने का काम करेगा, और इसके वेतन में कभी कोई कटौती नहीं की जाएगी। संवैधानिक पीठ में कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई भारत में जब भी कोई केस आता है, मान लीजिए जैसे कि आप सभी जानते हैं 1973 के अंदर एक केस आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। जब केशवानंद भारती का केस आया तो केशवानंद भारती के केस आने के बाद उस केस को सुनने के लिए कुछ पीठ का आयोजन किया जाता है, कुछ लोगों की एक पीठ बनाई जाती है। जैसे कि केशवानंद भारती का जो केस था उसके अंदर 13 लोगों की एक पीठ बनाई गई, मतलब 13 जज मिलकर इस बात का डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे कि उस केस के अंदर किस तरह से सुनवाई करनी है, उस केस का डिसीजन क्या देना है। तो कह सकते हैं कि जो संसद होता है संवैधानिक पीठ में कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। यानी कि ये कहता है कि 5 न्यायाधीशों की एक पीठ बनाई जानी चाहिए कम से कम। लेकिन अधिकतम के बारे में बात करें तो अधिकतम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर न्यायाधीश किसी पीठ पर बैठे हैं तो वह केस कौन सा है? केशवानंद भारती। केशवानंद भारती केस में अभी तक सबसे ज्यादा यहां पर हम कह सकते हैं केशवानंद भारती केस में सबसे ज्यादा जजों की पीठ बैठी है, जिसमें 13 जज एक साथ बैठे थे। और 13 जज का मतलब यह था कि जब इस केस का डिसीजन सुनाया गया तो इस केस का डिसीजन भी 6-7 से सुनाया गया। यानी 6 लोग ये कह रहे थे कि केशवानंद भारती जो थे ये एक संत टाइप के व्यक्ति थे, और इसके बारे में मैं बहुत अच्छी तरह से आपको बता चुका हूं। केशवानंद भारती
केस में 6 जज ये कह रहे थे कि संविधान के किसी भी भाग में प्रयोग करने का काम सरकार का नहीं हो सकता, वो 368 का प्रयोग किसी भी भाग में नहीं कर सकती। लेकिन 7 लोगों ने यह कहा कि संविधान का किसी भी भाग में सरकार, पार्लियामेंट, संसद संशोधन कर सकती है। तब ऐसा किस केस में कहा गया? केशवानंद भारती केस में कहा गया, क्योंकि इस बात को कहने वाले लोगों की संख्या 7 थी कि 368 का प्रयोग यानी कि संसद किसी भी भाग में कर सकती है, कहीं भी संशोधन कर सकती है, ऐसा कहने वाले लोग 7 थे। तब यह केस किसके फेवर में गया? सरकार के फेवर में गया। लेकिन ध्यान रखेंगे, यहीं से एक चीज और निकल कर आती है कि केशवानंद भारती के केस में जो 1973 का केस था, इस केस के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार यानी संसद चाहे तो संविधान के किसी भी भाग में 368 का प्रयोग कर सकती है, मतलब संविधान संशोधन संविधान के किसी भी भाग में कर सकती है। लेकिन यहां पर इसी सुप्रीम कोर्ट ने जो 6-7 की जो पीठ बैठी थी, इसने कहा लेकिन संसद कोई भी ऐसा संशोधन नहीं करेगी जिसके आधार पर संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर वायलेशन हो। बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार यहां संसद को नहीं होगा। अब यह बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, वो यहां पर हमारा जो मूल ढांचा है वो क्या होगा, इस बात को बताने का काम यानी न्यायपालिका उसी टाइम करेगी जब वह केस कोई ऐसा आएगा। दरअसल मूल ढांचे में परिवर्तन करने का अधिकार सरकार का नहीं है, लेकिन सरकार चाहे तो किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती के केस में 1973 में बस यही डिसीजन सुनाने का काम सरकार यानी न्यायालय ने किया था। ध्यान रखेंगे, हमारे देश के अंदर अगर हम बात करें कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, संविधान का संरक्षक जो क्या कहा जाता है, यहां पर अभिभावक कहें या तो अभिभावक कहें या फिर हम संरक्षक कहें, तो संविधान का संरक्षक और अभिभावक सुप्रीम कोर्ट को ही कहा जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान का संरक्षक या अभिभावक कौन कहलाता है? सुप्रीम कोर्ट कहलाता है। इसके पीछे कारण है, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। संविधान जो है, इस संविधान के अंदर मानो सरकार ने कोई भी संशोधन कर दिया और संशोधन करने के बाद उसको लागू कर दिया। अब उस लागू को गलत कौन ठहरा सकता है? तो न्यायपालिका ठहरा सकती है। इसलिए संविधान का संरक्षक कौन हुआ? संविधान का संरक्षक इसीलिए हमारी न्यायपालिका हुई, सुप्रीम कोर्ट हुआ। यह प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है कि संविधान का अभिभावक या संविधान का संरक्षक कौन कहलाता है? तो न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक कहलाने का काम करता है। आइएगा, देखिए, अगर बात करें केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। यानी कि पहली बार केशवानंद भारती का ही वह केस था जिसके अंदर मूल ढांचे पर बात करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया था। आज मैंने आपके सामने सुप्रीम कोर्ट पर थोड़ी सी बात की है, ज्यादा बात नहीं की है, लेकिन ध्यान रखिएगा, हम सुप्रीम कोर्ट पर जब आगे आने वाले हैं तो अब अभी तक फैक्ट पर बात करके आगे बढ़े हैं, लेकिन इससे आगे आप एक एक चीज को समझोगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हम पढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कौन व्यक्ति न्यायाधीश था? अभी तो हमने फेडरल कोर्ट की बात की, यानी कि जो संघीय न्यायालय था उसकी बात की, मोरिस गुयर उसके न्यायाधीश हुए थे। अभी हम बात करेंगे कि हीरालाल जे कानिया जो थे 28 जनवरी 1950 वाले न्यायाधीश के, हीरालाल जे कानिया जिन्हें एच.जी. कानिया आप कहते हैं, यह व्यक्ति यहां पर इसके न्यायाधीश बनने का काम करेंगे जो 28 जनवरी 1950 को बना। उसके बाद हमने जाना कि जो यहां पर एलिजार्ड एम्पे थे वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार 1774 में जो बना उसके यहां पर मुख्य न्यायाधीश बने थे। इससे आगे जब आप बढ़ते जाएंगे तो अब सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकलों को पढ़ेंगे कि आखिरकार 124 आर्टिकल क्या है। 124 के अलावा 129 में, जिसमें कि हम यहां पर कहा गया कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा 124 के अनुसार, और वह एक ऐसा न्यायालय होगा जो अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया? तो 129 में अभिलेख न्यायालय की बात की गई है। तो 124 से ही उठाएंगे और 124 से किस अनुच्छेद में क्या है, और उसको हम लास्ट तक, जब तक हम 143 पर भी बात करेंगे कि किस तरह से भारत के संविधान के अंदर यहां पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। तो इन सभी चीजों पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगली क्लास आपकी कल होगी, यानी कि आज मैं आपको एक क्लास दे रहा हूं, कल आपकी क्लास होगी। डेली 2-2 क्लास होती रहेंगी। बायोलॉजी की क्लास भी आनी शुरू हो गई है, बायोलॉजी की क्लास भी आप लेते रहिए।
रहिएगा। केमिस्ट्री अभी ऐप पर चल रही है, बहुत जल्दी वह यहाँ पर हम कह सकते हैं यानी कि यूट्यूब पर है, कुछ दिन बाद वो सिर्फ आपको ही मिलेगी, ऐप पर कुछ दिन के लिए चल रही है, क्योंकि आपको साइंस देने का वादा था, साइंस आपको मिलेगी। केमिस्ट्री उन सर से इसलिए कराई जा रही है क्योंकि उन्हें खुद कहकर कहा था कि सर केमिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ा सकता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है आप केमिस्ट्री पढ़ाइएगा। सुधीर सर के पास थोड़ा टाइम मैंने जो मुश्किल से कर पाते हैं, कई जगह पर क्लास लेते हैं, तो सुधीर सर बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं वैसे तो, पर फिजिक्स और बायोलॉजी में वो आपको निपुण कर देंगे, तो केमिस्ट्री फिर आपको दूसरे वाले अमित सर जो हैं वो आपकी केमिस्ट्री कराई रहे हैं। ज्योग्राफी में आप पूरा आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं, एक दो क्लास ज्योग्राफी की आप देख लीजिएगा, देखने के साथ ये समझ जाओगे कि हाँ ज्योग्राफी किस कदर अमित सर पढ़ाने का काम करें, ऑप्शन रहा है उनका यूपीएससी में ज्योग्राफी, तो इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ, आपको अच्छे से अच्छा बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।